हेलो नमस्कार, जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देखने वाले हैं अभी मध्य प्रदेश की जनजाति, विरासत, लोक साहित्य और लोक संस्कृति। अभी हाल ही में एमपीपीएससी ने जो प्रीलिम्स का और मेंस का दोनों सिलेबस चेंज किया है, लेकिन जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स का जो 10th यूनिट है, ठीक ना, जो 10वीं यूनिट है, उसमें पहले क्या था, आयोग का कमीशन के बारे में पूछता था, ठीक ना। तब उसे हटा दिया है। उसकी जगह पर 10th यूनिट में मध्य प्रदेश की जनजाति, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य को शामिल किया है। ठीक, तो इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। इसके बाद हम लोग, इसमें 5 टॉपिक हैं और पांचों टॉपिक को हम लोग 5 अलग अलग क्लास में कवर करेंगे। तो जो आज हम लोग देखेंगे उसमें मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार और जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है उसको देखेंगे, ठीक ना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, विशेष पिछड़ी जनजातियां, घुमंतू जातियां और जनजाति के कल्याण के लिए योजनाएं, ठीक। फिर अगली क्लास में हम लोग मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृति, परंपरा, विशिष्ट कला, त्योहार, उत्सव से रिलेटेड पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, जो भारत के जनजाति आदिवासी लोग थे उनका मध्य प्रदेश, आपका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा, राज्य के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व जिनका स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान रहा, मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, मध्य प्रदेश में जनजातियों के कल्याण के लिए कौन कौन से आपके जो यहाँ पे संस्थान या संग्रहालय हैं उसके बारे में। फिर नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, ठीक। तो इन सबको हम लोग कवर करेंगे, ज्यादा नहीं है, इसमें 5 क्लास में सारी आपका 10th यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो जो आज हम लोग देखेंगे वो फर्स्ट वाला टॉपिक देखेंगे अपना, कौन सा, मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, यानी इसका विस्तार कहाँ है, किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है, इसके बारे में देखेंगे। और जनजातियों से संबंधित इसका संवैधानिक प्रावधान, मतलब संविधान में इसका कहाँ पे क्या प्रावधान किया गया है उसके बारे में देखेंगे, ठीक। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं, मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार और जनजातियों से संबंधित उसका संवैधानिक प्रावधान, ठीक। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। ये है आपका मध्य प्रदेश का नक्शा, ठीक ना, मध्य प्रदेश का नक्शा है। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, पहला जनजातियों का, जनजाति मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की जनजातियों का विस्तार, जनजातियों का विस्तार पढ़ेंगे, ठीक ना। फिर इसके बाद इसका संवैधानिक प्रावधान कहाँ कहाँ किया गया है उसके बारे में, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आदिवासी शब्द है, कौन सा, आदिवासी, जनजातियों को आदिवासी बोला जाता है, ठीक। इन्हें आदिवासी, जो जनजाति हैं इन्हें आदिवासी सर्वप्रथम किसने बोला, तो आदिवासी सर्वप्रथम, आदिवासी सर्वप्रथम आदिवासी ठक्कर बप्पा ने, कौन, ठक्कर बापा, ठीक। ये जो जनजाति हैं उनके भगवान इन्हें मानते हैं, ठक्कर बाबा को कौन क्या मानते हैं, आदिवासी लोग भगवान। तो यही सर्वप्रथम जनजातियों को आदिवासी बोले थे, जनजातियों को आदिवासी सर्वप्रथम किसने बोला, ठक्कर बापा ने, ठीक ना। इसे ठक्कर बापा या ठक्कर बप्पा बोला जाता है, ठीक ना, कहीं कहीं लिखा रहता है। तो आप ध्यान देंगे, अनुसूचित जनजाति के लोगों को सर्वप्रथम आदिवासी किसने कहा, ठक्कर बाबा, ठीक ना। इसे ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा इसको, पीएससी ने एक आध बार इसको पूछ चुका है, तो आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद इस बार तो विशेष रूप से ध्यान रखेंगे क्योंकि इस टॉपिक को ही ये अलग से डाल दिया है अनुसूचित जनजातियों के बारे में, तो आप इसको हमेशा आपका
एक आईएमपी क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम इसका प्रयोग साइमन कमीशन ने। कौन? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1928 में आया था भारत में। उन्हें उसी ने सर्वप्रथम अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया। किसके लिए? आदिवासियों के लिए सर्वप्रथम अनुसूचित जनजाति शब्द का किसने प्रयोग किया? साइमन कमीशन ने। ठीक ना, इसे आप ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद आता है इनका आपका गिरिजन। गिरिजन, गिरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी जी। ये आदिवासियों के ही सब इसी नाम से जानते हैं। ठीक ना, आदिवासियों के सब नाम हैं आपके। आदिवासी ठक्कर बापा जी बोले थे। अनुसूचित जनजाति कौन? साइमन कमीशन। ठीक ना, और गिरिजन किसने बोला? महात्मा गांधी ने। ठीक, तो इन्हीं के ये नाम है, किसने क्या बोला। ठीक, फिर मध्य प्रदेश सरकार आदिम जाति कल्याण विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना ये कब की? ये 1964 में की। कब? 1964 में मध्य प्रदेश सरकार ने आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना की। ठीक ना, कब? 1964 में। अब इसका नाम चेंज हो गया है। अब इसका नाम चेंज हो गया है। इसे क्या हो गया है? आदिम आपका अनुसूचित जाति कार्य विभाग। क्या? जनजाति, जनजाति कार्य विभाग हो गया है। जनजाति कार्य विभाग। ठीक ना, तो पहले इसका स्थापना जब हुआ था तो आदिम जाति कल्याण विभाग 1964 नाम था। अब इसका जनजाति कार्य विभाग हो गया है। नाम बदल के क्या हो गया है? अनुसूचित जनजाति कार्य विभाग। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि जो जनजातियों का विस्तार है वो किस क्षेत्र में है। ठीक, तो इसे हम लोग थोड़ा सा मिटा लेते हैं। इसको नोट कर ले सकते हैं आप। ठीक ना, तो जनजातियां जो है मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से वो पूर्वी, कहाँ? पूर्वी जिलों में, उत्तर पूर्व के जिलों में, दक्षिण जिलों में और आपका पश्चिम के जिलों में पाई जाती हैं। तो इसे हम लोग देखेंगे। ये तीन प्रकार से इन्हें तीन रेंज में बांट लेते हैं। पहला पहला क्या है? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में इसमें कौन कौन से जिले आते हैं आपके? इसमें है आपके यहाँ पे सिंगरौली, सीधी, रीवा, ठीक, और सतना। शहडोल, कौन सा? शहडोल, ये जिले आते हैं आपके। तो उत्तर पूर्व जिले में कौन कौन से आते हैं आपके? रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, सिंगरौली, ठीक, और इसके बाद जबलपुर भी इसी रेंज में आता है आपका, जबलपुर।
तो उत्तर पूर्वी जिलों में रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, इस क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? इस क्षेत्र में कोल, पनिका, कोल, पनिका, खैरवार, अगरिया और मांडिया। ये मांडिया जो है ये गौड़ जाति की, किसकी? गौड़ की उपजाति है, उपजाति है ना। और गौड़, जो गौंड है वो पूरे मध्य प्रदेश में सभी क्षेत्रों में पाई जाती है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके वो हर क्षेत्र में पाई जाती है। लेकिन जो आपका कोल, पनका, खैरवार, अगरिया और मांडिया, ये मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिलों में पाए जाते हैं। ये जनजातियां मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिलों में पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ? सीधी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली और जबलपुर क्षेत्र में, ठीक ना। कौन कौन सी? कोल, पनिका, खैरवार, अगरिया, मांडिया जो गोंड की एक उपजाति है, और गोंड, ठीक। तो इसे विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और इस क्षेत्र की अगर बोले, इस क्षेत्र की जो विशेष जात आपकी जनजाति है वो है कोल। कौन सी? कोल। कोल यहाँ पे सर्वाधिक पाए जाते हैं। ये सारी जनजातियां पाई जाती हैं, कोल, पनिका, खैरवार, अगरिया, लेकिन जो यहाँ की सबसे मुख्य जनजाति है इस क्षेत्र की वो है कोल, ठीक ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका दक्षिण। क्या है? दक्षिण क्षेत्र की जनजातियां। दक्षिण क्षेत्र में कौन कौन सा आता है आपके इधर का? इधर का डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये वाला छिंदवाड़ा, सिवनी, ठीक ना। आपका होशंगाबाद, ए। तो कौन कौन से? मंडला, मंडला, बालाघाट, बालाघाट, सिवनी, होशंगाबाद, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा, डिंडोरी। ये क्षेत्र हैं जो आपके दक्षिण में आते हैं। इस क्षेत्र में जो जनजातियां पाई जाती हैं वो हैं आपकी, इस क्षेत्र की जनजातियां हैं आपकी बैगा। क्या है? बैगा। इसके अलावा कोरकू, गोंड और आपका भारिया। ये जो जनजातियां हैं आपकी बैगा, कोरकू, गोंड और भारिया, ये मध्य प्रदेश के दक्षिण वाले क्षेत्र में यानी मंडला, बालाघाट, सिवनी, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और डिंडोरी में पाई जाती हैं, ठीक ना। कौन कौन सी? बैगा, कोरकू, गोंड और भारिया। अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक आप याद रखें तो इसे आप शॉर्ट के रूप में याद रख सकते हैं, बैक गो भारिया। क्या? बैक गो भारिया। सबके अलग अलग याद करने का तरीका होता है, आप चाहे तो इसको फॉलो कर सकते हैं। बैगा, कोरकू, गोंड, भारिया
इसे आप दक्षिण वाले क्षेत्र के लिए याद रख सकते हैं, बैक गो भारिया। ठीक ना। तो बैक मतलब बैगा, बै मतलब का मतलब कोरकू, और गो मतलब गोण, और भारिया। तो बैक भारिया को आप शॉर्ट के रूप में याद रख सकते हैं। कहाँ की है ये जनजातियां? ये दक्षिण मध्य प्रदेश की हैं, जो ये जिले में पाई जाती है, मंडला, बालाघाट, सिंगर आपका सिवनी, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और डिंडोरी में। ठीक ना। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। और इस क्षेत्र की जो प्रमुख जनजाति है, इस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति जो है वो है आपका बैगा। कौन सी? बैगा। इस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति कौन सी है? बैगा। जैसे आपका उत्तर पूर्व के क्षेत्र की प्रमुख जनजाति कोल थी, उसी तरह से इस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति दक्षिण की बैगा है। ठीक ना। लेकिन अगर इसमें देखें कि ये जो जनजातियां हैं वो किस जिले में ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, अधिक, तो बैगा जो है वो मंडला में। कहाँ? बैगा आपकी जो है वो कहाँ पे? मंडला में। बैगा आपका मंडला में। ठीक। इसके बाद है आपका भारिया। ये भारिया जो है आपकी वो छिंदवाड़ा में। कहाँ? छिंदवाड़ा में अधिक मात्रा में। अधिक मात्रा में नहीं, सबसे ज्यादा यहाँ पे। ठीक। इसके बाद आप कोरकू। ये जो कोरकू है, ये जनजाति होशंगाबाद से, कहाँ? होशंगाबाद से लेकर पूर्वी निमाड़ तक। कहाँ? पूर्वी निमाड़ बोले तो खंडवा तक। कहाँ तक? खंडवा तक। खंडवा पूर्वी निमाड़ बोला जाता है। अक्सर लोग खंडवा को जिला मानते हैं, इसका जिला मुख्यालय खंडवा में है। जिला आपका पूर्वी निमाड़ है। जैसे मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली जिला है, तो जिला सिंगरौली है, लेकिन उसके सारे मुख्यालय जो है, सारे कामकाज बैढन में होते हैं। उसी तरह यहाँ का जिला जो है वो है पूर्वी निमाड़, और इसका जिला मुख्यालय कहाँ पे है? जिला मुख्यालय है खंडवा में। और खरगोन को पश्चिमी निमाड़ बोला जाता है, और इसका जिला मुख्यालय खरगोन में है। ठीक ना। तो इसे ध्यान रखेंगे आप, पूर्वी निमाड़ को खंडवा और पश्चिमी निमाड़ को खरगोन बोलते हैं। ठीक ना। मंडला में बैगा प्रमुख जनजाति है। कुरकू होशंगाबाद से लेकर खंडवा तक मतलब जो जनजाति पाई जाती है उस रेंज में। और छिंदवाड़ा में भारिया, और गोंड तो पूरे मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। और यहाँ इस क्षेत्र की दक्षिण मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है बैगा, और आपका उत्तर पूर्व की प्रमुख जनजाति है कोल। ठीक ना। तो इन आपको दो क्षेत्रों की जो थी, आपका उत्तर पूर्व और दक्षिण के क्षेत्रों की जनजातियों आपने डिटेल से अच्छे से देख लिया। अब नेक्स्ट जो है आपकी जो पश्चिम की जनजातियां हैं उसे हम लोग देखते हैं। पश्चिम की जो जनजातियां हैं, जो पश्चिम की जनजातियां हैं आपकी, पश्चिम एमपी। पश्चिम एमपी के जिले जो आते हैं ये हैं आपके झाबुआ। ये है झाबुआ, अलीराजपुर, धार आपका। ठीक। और बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर। कौन कौन से? झाबुआ, अलीराजपुर, धार, आपका बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर। ये पश्चिम वाले जिले हैं जहां जनजातियां पाई जाती हैं। अगर आप इधर सामने लिखे तो क्या है? झाबुआ, अलीराजपुर, अलीराजपुर, धार, और निमाड़ के आपके, निमाड़ के चार जिले। निमाड़ में चार जिले आते हैं, चार जिले इसके। निमाड़ में चार जिले कौन कौन से आते हैं आपके? बड़वानी,
निमाड़ के 4 जिले कौन कौन से आते हैं? बड़वानी, बड़वानी, फिर इसके बाद आपका खरगोन, खरगोन जिसे आपका पश्चिमी निमाड़ बोलते हैं, और इसके बाद खंडवा, खंडवा और बुरहानपुर, बुरहानपुर, ठीक है ना। बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर किस में आते हैं? निमाड़ में। तो इन आपका जो जिला है, इन जिलों में जो जनजातियां पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? वो है आपकी भील, भील, भिलाला, भील, भिलाला, बैगास, रैथास और पटेलिया। कौन कौन सी? भील, भिलाला, बैगास, रैथास और पटेलिया, ठीक ना। ये किस क्षेत्र में पाई जाती हैं आपकी? ये पश्चिम मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। पश्चिम मध्य प्रदेश के जिले झाबुआ, अलीराजपुर, धार, निमाड़, ठीक। निमाड़ के 4 जिले में कौन आते हैं? बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, ठीक ना। तो यहाँ पे ये जनजातियां पाई जाती हैं। अब इस क्षेत्र में जो विशेष जनजाति है वो है आपकी इस क्षेत्र की विशेष जनजाति भील। क्या है? भील। भील यहाँ पे सर्वाधिक क्षेत्र पर और सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाती हैं, ठीक ना। तो इस तरह से हमने मध्य प्रदेश के जो विस्तार था जनजातियों को उसको हमने डिटेल से देखा। उत्तर पूर्व में आपके रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? कोल, पनिका, खैरवार, अगरिया और मांडिया, ठीक ना। और इसके बाद दक्षिण वाले मध्य प्रदेश में मंडला, बालाघाट, सिवनी, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, इसमें कौन सी? बैगा, कोरकू, गोंड, भारिया, मतलब बैग, गो, भारिया। इस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है आपकी बैगा और इस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति कोल, ठीक ना। फिर इसके बाद जो आपका लास्ट था पश्चिम मध्य प्रदेश। पश्चिम मध्य प्रदेश में भील, भिलाला, बैगास, रैथास, पटेलिया ये जनजातियां पाई जाती हैं। और ये आपका जो इस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है वो है भील। तो इस तरह से हमने मध्य प्रदेश की जो तीनों और मध्य प्रदेश में जो जनजातियां पाई जाती हैं वो मुख्य रूप से 3 जगह ही यहीं पे पाई जाती हैं। कहाँ पे? इन्हीं 3 जगहों में पाई जाती हैं। आपका ये वाला क्षेत्र, ठीक, यहाँ पे ये पश्चिम वाला क्षेत्र है, पश्चिम का, ठीक। और इसके बाद ये वाला क्षेत्र दक्षिण वाला, और ये वाला क्षेत्र इधर का, ये वाला उत्तर पूर्व, ठीक ना। उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश में जो मुख्य जनजातियां हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं इन 3 क्षेत्र में, उत्तर पूर्व, दक्षिण और पश्चिम वाले क्षेत्र में। 2 जनजातियां हैं जो आपका गुना और अशोकनगर क्षेत्रों में पाई जाती हैं, वो है सहरिया, सहरिया, ठीक, और पारधी। सहरिया और पारधी जनजाति गुना और अशोकनगर में, कहा? गुना और अशोकनगर। गुना और अशोकनगर जिले में पाई जाती कौन कौन सी? सहरिया और पारधी। तो जो मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं मुख्य रूप से उत्तर पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में, और 2 जनजातियां जो है गुना और अशोकनगर, कौन कौन सी? सहरिया और पारधी जनजाति पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाती है जनजाति, मध्य प्रदेश में जनजाति, मध्य प्रदेश में जो जनजाति पाई जाती हैं सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा कौन सी है? आपका भील। इसकी जनसंख्या करीब करीब 46 लाख है।
कितना 46 लाख लगभग एमपी में, ठीक ना। किसकी? भील की। इसके बाद है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर पर है आपका गोंड। कौन? गोंड। ये करीब करीब 43 लाख गोंड की, ठीक। इसके बाद तीसरा है आपका कोल, ये करीब 11 लाख। ये मध्य प्रदेश की 3 प्रमुख जनजातियां हैं, भील, गोंड और कोल। और वहीं अगर भारत की देखें, ये है एमपी की, ठीक ना, ये मध्य प्रदेश की। यही अगर भारत की देखें जनजातियां, जनजाति टॉप 3, टॉप 3 देखें तो उसमें भी पहला नंबर कौन सा है? पहला नंबर आपका भील का है, दूसरा दूसरा गौड़ का, और तीसरा तीसरा बैगा। ये हैं आपकी भारत की टॉप 3 जनजाति, और वो है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की भील, गोंड और कोल, और भारत की भील, गोंड और बैगा, ठीक ना। तो ये है टॉप 3 मध्य प्रदेश और भारत की जनजातियां। इससे बनने वाले क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक ना। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इससे अब क्वेश्चन आपको नहीं छूटेंगे आपके, ठीक ना। इसके बाद है आपका इनका संवैधानिक प्रावधान। संविधान में इनका कहाँ उल्लेख किया गया है जनजातियों के बारे में, और किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है, इसको हम लोग जान लेते हैं। जो संविधान है, क्या है? संविधान। संविधान में संविधान के अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 366 366 के खंड 25 में, 66 खंड 25 में अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा बताई गई है। क्या? अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा बताई गई है इसमें। किसमें? अनुच्छेद 366 के खंड 25 में अनुसूचित जनजाति की परिभाषा बताई गई है। किसकी? अनुसूचित जनजाति की, एसटी की, शेड्यूल्ड ट्राइब की, ठीक ना। अनुसूचित जनजाति की, इसमें बताया गया है कौन सी जाति जो है वो अनुसूचित जनजाति होगी या है, उसके बारे में, उसके चरित्र के बारे में, कि वो उसका निवास कहाँ रहता है, उसकी क्वालिटी क्या होती है, कि वो अनुसूचित जनजाति होगी, उसकी परिभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 366 खंड 25 में किया गया है। अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो उसका उल्लेख 366 खंड 24 में किया गया है, और अनुसूचित जनजाति का, एसटी का, इसका उल्लेख खंड 25 में किया गया है, ठीक। जब किसी जनजाति का ये हो जाता है कि कौन सी जाति जनजाति होगी, तो उसका उल्लेख, कितनी जनजातियां हैं उसका उल्लेख अनुच्छेद 342 में, अनुच्छेद 342 ए, अनुच्छेद 342 ए में, ठीक ना। यहाँ पे अनुसूचित, कौन सी? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। तो क्या समझ में आया आपको?
अनुच्छेद 366 में इसकी परिभाषा बताई गई है कि अनुसूचित कौन सी जातियां अनुसूचित जनजाति होंगी, ठीक ना। उन्हीं परिभाषा के आधार पर जो जातियां अनुसूचित जनजातियां हैं उसका उल्लेख कहाँ किया गया है, इसमें अनुच्छेद 342 एक में। किसमें? आपका अनुच्छेद 342 एक में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक ना। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद है आपका अनुच्छेद 338 ए। क्या है? अनुच्छेद 338 ए। इसमें क्या बोला गया है? इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 338 ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन किया गया है। ये जो है आपका अनुसूचित जनजाति आयोग, इसकी स्थापना संविधान संशोधन 89वें संविधान संशोधन, कौन से? 89वें संविधान संशोधन 89वें संविधान संशोधन 2003 में 3 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जो स्थापना हुई वो 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत कब हुई? 19 फरवरी 2004। आप ये डेट याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत ही आईएमपी है, वेरी आईएमपी है। कौन सा? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का कब बना और कौन से संविधान संशोधन से ये बना? तो 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ और उसी के तहत 19 फरवरी 2004 से इसको गठन किया गया, किसका? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक ना। तो जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है वो अनुसूचित जनजाति के लोगों पर होने वाली प्रताड़ना होते हैं और उनमें कुछ उनको दिक्कत होती है तो उसी की जांच करती है, उन्हीं की देखरेख करती है और उसके उत्थान के लिए क्या किया जाए, जो जनजाति लोग होते हैं उसके उत्थान के लिए क्या काम किया जाए कि उनका जो है वो ऊपर उठे, ठीक ना, जो अपनी आपको संपन्न करें। तो उसके लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग काम करती है। तो इसकी स्थापना आपका 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत 19 फरवरी 2004 को हुआ, ठीक। और ये इसका उल्लेख किस आपका अनुच्छेद में किया गया है? तो 338 ए में किया गया है। किसमें? 338 ए में, ठीक ना। अगर 338 की बात करें तो 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का, राष्ट्रीय अनुसूचित ये जनजाति है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की जो वर्णन किया गया है 338 में किया गया है और 338 ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की वर्णन किया गया है, ठीक। तो आपका ये चीज हो गया। इसके बाद अगर देखें कि संविधान के भाग 10 में, ठीक ना, संविधान के भाग 10 में 244 और 244 ए, ये दो अनुच्छेद हैं। किसमें? संविधान के भाग 10 में दो अनुच्छेद हैं, 244 और 244 ए, ठीक ना। 244 में जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति बोले तो एससी और अनुसूचित जनजाति बोले तो एसटी, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक ना। तो एससी और एसटी के यहाँ पे प्रशासन के बारे में,
ठीक ना। एसटी और एससी के प्रशासन के बारे में इसका उल्लेख किया गया है, जहां पे अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है कि इसमें अनुच्छेद 244 में, ठीक ना। अगर 244 ए की बात करें तो इसमें असम के असम के कुछ असम के कुछ जनजाति क्षेत्र कुछ जनजाति क्षेत्र के बारे में, ठीक ना। तो आपका जो संविधान का भाग 10 है, जैसे आपको पता होगा संविधान में कितने टोटल भाग हैं, 22। 22 भाग में जो भाग 10 है उसमें आर्टिकल 244 और 244 ए है। 244 में एससी एसटी के प्रशासन के बारे में, किसका, एससी एसटी के प्रशासन के बारे में, ठीक। और आपका 244 ए जो है उसमें असम के कुछ जनजाति क्षेत्र जो हैं उसके बारे में दिया है, ठीक ना। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद जो है आपका आता है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 जो होता है वो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, जिसमें राज्य का, जैसे आपका 51 क में क्या होगा कि आपके सभी लोगों के लिए मूल कर्तव्य डिसाइड किया गया है, 11 मूल कर्तव्य हैं अपने, ठीक ना। तो उसी तरह राज्य के भी कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व जो है वो राज्य के कर्तव्य हैं। उसी के अंतर्गत आर्टिकल 46 में क्या किया गया है कि आपका एससी एसटी और जो अन्य पिछड़े गरीब लोग वंचित लोग हैं, अन्य गरीब पिछड़े वंचित लोग, उनकी शिक्षा का उल्लेख किया गया है कि उनकी शिक्षा का देख रेख राज्य सरकार करेगी। कौन सी, राज्य सरकार। तो आपको कुछ समझ में आया कि अनुच्छेद 46 ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। नीति निर्देशक तत्व जो है, नीति निर्देशक तत्व ये आता है 36 से लेकर 51 तक। इसी के अंतर्गत 46 है। इसमें एससी एसटी और अन्य पिछड़े वर्ग जो हैं, अन्य जो, उसके शिक्षा की देखरेख राज्य सरकार करेगी, उसका उल्लेख किया गया किसमें, 46 में, ठीक ना। फिर इसके बाद है आपका, इसके बाद क्या है, अनुसूचियां। अनुसूचियां जो हैं वो हैं 12। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12। उन्हीं 12 अनुसूचियों में, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, अनुसूचियां। नेक्स्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, अनुसूचियों को देख लेते हैं। अनुसूचियां, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12। की अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों में जो आपका 6 नंबर की अनुसूची है, कौन सी, 6 नंबर की अनुसूची है, उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मिजोरम, इन राज्यों के जनजाति क्षेत्र का के प्रशासन के बारे में किया गया है उल्लेख, के राज्यों के प्रशासन के
में उल्लेख, ठीक है। किसका? अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों के प्रशासन, किसके प्रशासन? अनुसूचित जनजाति राज्यों के एसटी अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक ना। जिसमें अनुसूची 6 में, अगर अनुसूची 5 की बात करें, किसकी? अनुसूची 5, अनुसूची 5 में बाकी जो राज्य हैं, इन राज्यों को छोड़ के, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ के, ठीक ना। क्या? असम, मेघालय, त्रिपुरा और आपका मिजोरम को छोड़कर बाकी राज्यों के जनजातियों के प्रशासन बारे में, ठीक ना। क्या है? संविधान की जो 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियों में अनुसूची 6 में, इसमें अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों को आपका जो एसटी के लोग हैं, इसके प्रशासन के बारे में अलग से उल्लेख किया गया है। किसमें? अनुसूची 6 में इसका उल्लेख किया गया है। बाकी जो अनुसूची 5 है, अनुसूची 5 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और के राज्यों को छोड़कर बाकी जो राज्य हैं, वहां के जनजाति जो हैं, वहां के जनजातियों का उल्लेख किया गया है, ठीक ना। तो स्पेशल अनुसूची, आपका अनुसूची 6 जो है, वो इन चार राज्यों के लिए, किसके किसके? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासन के बारे में, और बाकी जो राज्य हैं उसका, बाकी राज्य अनुसूची 5 में इसका उल्लेख किया गया है, उसके प्रशासन के बारे में, ठीक ना। तो इस तरह से हमने उनके अनुसूची के बारे में पूरा डिटेल से अच्छे से देख लिया। थोड़ा सा हम लोग ये है, तो जो है आपका सबसे पहले शुरुआत कहाँ से किए थे? अनुच्छेद 366 में परिभाषा बताया गया है। अनुच्छेद 366 के खंड 25 में, ध्यान रखेंगे ये एग्जाम में बहुत आईएमपी है, खंड 25, ठीक ना। इसमें परिभाषा बताया गया है कि कौन सी जाति अनुसूचित जनजाति है, उसकी क्वालिटी क्या होगी। फिर उसके बाद क्या है कि अनुच्छेद 342 एक में अनुसूचित जनजातियों का सूचीबद्ध किया गया है। जो अनुसूचित जनजातियां हैं उसको वहां पे लिखा गया, उसका नाम, कौन सी जनजाति है उसको। फिर इसके बाद है 342 के बाद है आपका 338 ए। 338 ए में क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख किया गया है, ठीक ना। ये 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 19 फरवरी 2004 को इसका गठन किया गया, ठीक ना। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। 338 के बाद है आपका अनुच्छेद 46, जिसमें एसटी मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति की शिक्षा की देखरेख राज्य सरकार करेगी, उसका कर्तव्य है। फिर इसके बाद आता है आपका भाग 10, भाग 10 अनुच्छेद का जो है आपका संविधान का, उसमें 244 और 244 ए दो आर्टिकल हैं। उसमें एससी एसटी 244 में एसटी एसटी के प्रशासन के बारे में, और 244 ए में असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों में। असम के संपूर्ण जनजाति क्षेत्रों की बात करें तो आपका अनुसूची जो है, अगले नेक्स्ट में जो अनुसूची 6 है उसमें उल्लेख किया गया है। लेकिन अगर कुछ जनजाति क्षेत्र के जो मुख्य रूप से होते हैं, बहुत ज्यादा जनजाति हैं, मतलब जो लोगों के सामने नहीं आती हैं, जंगलों में हमेशा निवास करती हैं, तो कुछ जनजाति जो है उसके लिए अलग से 244 ए में उसका उल्लेख किया गया है, ठीक ना। उसके बाद अगला क्या था आपका?
अगला था अनुसूचियां। अनुसूचियों में आपकी जो 6 नंबर की अनुसूची थी उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों के जो अनुसूचित जनजाति हैं उसका उल्लेख किया, प्रशासन का उल्लेख किया गया है। और अनुसूची 5 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ के बाकी जो राज्य हैं वहां की अनुसूचित जनजाति है उसका उल्लेख किया गया है। ठीक, यहाँ तक हमने देख लिया था। इसके बाद है आपका, इसके बाद है अनुच्छेद, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332। ये क्या है? अनुच्छेद 330 में एससी और एसटी मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, मेन हम लोग जनजाति को देखेंगे तो उसी का दोनों का उल्लेख किया गया है दोनों में, तो दोनों देखेंगे। अनुसूचित ए एसटी का मतलब अनुसूचित आप शेड्यूल ट्राइब होता है, और ट्राइबल, और एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट। तो अनुसूचित जाति और जनजाति का लोकसभा में, किसमें? लोकसभा, लोकसभा में आरक्षण, लोकसभा में आरक्षण, लोकसभा की जो सीटों की संख्या होती है उसमें आरक्षण अनुसूचित जनजाति और जाति को किसमें उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 330 में एससी और एसटी के लोकसभा में आरक्षण का उल्लेख किया गया है। ठीक, इसके बाद अनुच्छेद जो 332 है, अनुच्छेद 332, इसमें एससी और एसटी को राज्यों की विधानसभा में, राज्यों की विधानसभा में, राज्यों की विधानसभा में आरक्षण, आरक्षण का उल्लेख। तो एससी एसटी के राज्यों की विधानसभा, एसटी एससी मतलब अनुसूचित जाति जनजाति के, ठीक ना, का राज्यों की विधानसभा में आरक्षण का उल्लेख किया गया है, किसमें? अनुच्छेद 332 में। तो इसे ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 330 में एससी एसटी अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं उसके लिए आरक्षण लोकसभा में, कौन कितनी सीट आरक्षण रहेगा उनका, और 332 में एससी एसटी के राज्यों की विधानसभा में उसका आरक्षण का उल्लेख किया गया है। ठीक, तो इस तरह से जो संवैधानिक किसका आपका जनजातियों का उल्लेख किया गया है उसको हमने डिटेल से अच्छे से देख लिया। ये था आपका 366, 366 को ध्यान रखेंगे। परिभाषा 342 ए जिसमें सूचीबद्ध किया गया है। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। उसके बाद है आपका 46 में क्या है? शिक्षा की देखरेख एससी एसटी। और उसके बाद भाग 10 आपका 244, 244 ए में, 244 में आपका प्रशासन एससी एसटी का, और 244 ए में क्या है? असम के कुछ जनजाति क्षेत्र के बारे में। ठीक, इसके बाद है नेक्स्ट है आपका अनुसूचियों को हमने देखा, 2 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है जनजातियों के बारे में। तो 6 अनुसूची में ये राज्य हैं आपके 4, और बाकी के जो राज्य हैं इसमें आते हैं अनुसूची 5 में जनजाति। ठीक ना, फिर है आपका अनुच्छेद 330 में लोकसभा में एससी एसटी को आरक्षण का उल्लेख है, और अनुच्छेद 332 में राज्य आपका राज्यों की विधानसभा का उल्लेख है। ठीक, तो इस तरह से हमने पूरे डिटेल से अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है तो आप इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। तो जो आपकी जनजातियां हैं तो इसको भी हमने, जो जनजातियों का विस्तार, मध्य प्रदेश में जनजातियों का विस्तार, उसका क्षेत्र, उसको हमने अच्छे से देखा, और उसका संवैधानिक जो उल्लेख किया गया है संविधान में उसको भी हमने अच्छे से देख लिया। ठीक ना, तो जो जनजातियां हैं यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा, ये मध्य प्रदेश में तो टोटल 46 जनजातियां हैं। कितनी? 46। तो इसे भी आप नोट कर लेंगे, एग्जाम में पूछ भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पूछेगा। तो 46 जनजातियां हैं। कितनी? मध्य प्रदेश में 46 जनजातियां हैं, और इसकी अगर उप जातियां लें तो लगभग 90 के आसपास है। कितना? 90 के आसपास है। ठीक ना, और अगर इसकी हम लोग साक्षरता की बात करें, और किस क्षेत्र में, यहाँ पे जो जनजातियां हैं अनुसूचित
अनुसूचित, थोड़ा सा और है, थोड़ा सा देख लेते हैं। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजातियां जो है ये मध्य प्रदेश में आपका कहाँ पे, धार में, धार में सर्वाधिक इसकी जनसंख्या है, सर्वाधिक जनसंख्या 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक ना। कहाँ पे, धार में सर्वाधिक जनसंख्या है। और अगर अलीराजपुर में देखें, अलीराजपुर, अलीराजपुर में प्रतिशत में 89% पाई जाती हैं, ठीक ना। तो प्रतिशत में अलीराजपुर में अनुसूचित जनजातियां सर्वाधिक हैं आपका क्षेत्रफल में, ठीक ना। यहाँ पे आपका अलीराजपुर में मतलब प्रतिशत, मतलब कि यहाँ की जो जनजाति, जो जनसंख्या है, अलीराजपुर की जो जनसंख्या है उसमें 89% आदिवासी हैं, आपका अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, ठीक है। और जो धार है, धार में सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या है यहाँ पे, ठीक ना। तो इन दोनों को ध्यान रखेंगे, एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इससे, इससे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। धार सर्वाधिक जनसंख्या है, अलीराजपुर में परसेंट के मामले में जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है। और इसकी अगर साक्षरता की बात करें, साक्षरता की बात करें तो साक्षरता यहाँ की कितनी है, 50.6। किसकी, जनजातियों की ओनली बात हो रही है, किसकी, जनजातियों की। मध्य प्रदेश में जनजातियों की, एमपी में, ठीक ना, एसटी, एमपी में एसटी की जो साक्षरता है वो 50.6 है। यही अगर भारत में देखें इसकी, भारत में, भारत में तो भारत में 59 है। यानी कि अगर भारत से तुलना करें मध्य प्रदेश की जनजातियों की साक्षरता तो कम है। मध्य प्रदेश की जनजातियों की साक्षरता अगर भारत के साथ तुलना करें तो क्या है, कम है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 50.6 है और भारत में यही साक्षरता 59 है, ठीक ना। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, साक्षरता से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। और टोटल, टोटल जो है, टोटल प्रतिशत, एमपी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, टोटल प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की एमपी में कितनी है, 21.10। कितना, 21.10%। लगभग लगभग वो होगी 1,53,00,000, 1,53,00,000, ठीक ना, 1,53,00,000 लगभग, ठीक ना। ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है जनजाति में, शुरू में हमने बताया था मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है फर्स्ट, ठीक ना। और भारत में ही देखें, भारत में, भारत में एसटी ये है 8.6%। जो भारत में जनजाति है, भारत में एसटी की जो जनजाति है टोटल 8.6% है। और लेकिन वहीं अगर मध्य प्रदेश में जनजातियों का प्रतिशत देखें तो 21.10, कितना है, 21, मतलब कि 2 गुने से भी ज्यादा, 2 गुनों से भी ज्यादा मध्य प्रदेश में जनजातियां पाई जाती हैं। और जनजातियों में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, फर्स्ट स्थान है, ठीक ना। जनजातियों में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, 21.10, करीब करीब 1,53,00,000 जनसंख्या आदिवासियों की पाई जाती है। और भारत में एसटी की 8.6%, ठीक। और अलीराजपुर में प्रतिशत में सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है और धार में जनसंख्या में सर्वाधिक, ठीक। और इसकी जो साक्षरता है मध्य प्रदेश में आपका आदिवासियों की 50.6 और भारत में 59, और भारत में एसटी 8.6 और मध्य प्रदेश में 21.10। तो इस तरह से हम लोग मध्य प्रदेश में जनजातियों का जो क्षेत्रफल आपके क्षेत्रवार वाइज विस्तार है उसको हमने डिटेल से अच्छे से देखा कि इस क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है और जनजातियों का संविधान में कहाँ पे उल्लेख किया गया है, तो उसको भी अच्छे से देखा। आपका जो जनजातियों का टॉपिक है उसमें से जो पहला वाला टॉपिक है आपका ए वाला, फर्स्ट वाला,
ठीक ना। मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार और जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, इसको हमने अच्छे से देख लिया है, आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, विशेष पिछड़ी जनजातियां और घुमंतू जातियां अलग होती हैं। जैसे काम के लिए कोई जाता है दूसरी जगह, वहां पे 6 महीने साल भर रहता है, उसके बाद फिर से दूसरा काम ढूंढने के लिए वो दूसरी जगह पर चला जाता है, ठीक। तो इसी तरह ये इन जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। और जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं सरकार द्वारा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा जनजातियों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कवर करेंगे। तो आपके 5 क्लास में पूरी आपका जो 10th यूनिट है नया है, तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है, सारा चीज अच्छे से कवर हो जाएगा। आप द बिगिनर्स एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे निःशुल्क आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक ना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।